आज 20 नवंबर 2025 है और पटना में आज सिर्फ एक और शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वीं बार, ये आंकड़ा अपने आप में ही मतलब एक पूरी राजनीतिक कहानी कहता है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने के लिए बैठे हैं। हमारे पास कई राजनीतिक विश्लेषण हैं, पुराने इंटरव्यू हैं, लेख हैं और मकसद यह है कि इन सब में से वो जरूरी बातें निकालें जो ये समझा सकें कि एक शख्स इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य की राजनीति के केंद्र में कैसे बना रह सकता है। और ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है ना, क्योंकि हमारे हाथ जो भी जानकारी लगी है वो एक पहेली की तरह है। एक तरफ एक इंजीनियर है जिसने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़ी, दूसरी तरफ एक ऐसा राजनेता है जिसे सुशासन पुरुष कहा जाता है, और इन सब के बीच एक ऐसा रणनीतिकार जो गठबंधन बदलने में माहिर है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे कि इन अलग अलग किरदारों को एक साथ निभाने की कला ही क्या नीतीश कुमार की सफलता का असली राज है। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी है बख्तियारपुर की। 1 मार्च 1951। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और नीतीश कुमार ने पढ़ाई की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी मिल गई। मुझे ये बात सबसे ज्यादा चौंक आती है। 70 के दशक में एक इंजीनियर के लिए सरकारी नौकरी, मतलब जिंदगी सेट। हाँ, उसे छोड़कर जेपी आंदोलन में कूद पड़ना, ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया? ये उस दौर की नब्ज को पकड़ने वाली बात है। 1970 का दशक सिर्फ एक दशक नहीं था, वो एक आंदोलन था। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में एक लहर की तरह था, खासकर उत्तर भारत में। और इसने नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे युवाओं को अंदर तक झकझोर दिया था। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक तरह से एक नैतिक बुलावा था। उन्हें व्यवस्था का हिस्सा बनकर चुपचाप काम नहीं करना था, उन्हें उस व्यवस्था को बदलना था। आपातकाल के दौरान उन्होंने जेल भी काटी, तो वो जो शुरुआती ट्रेनिंग थी वो सड़क पर हुई। बिल्कुल, वो किसी राजनीतिक स्कूल में नहीं, बल्कि सड़क पर संघर्ष करते हुए हुई थी। यानी नींव बहुत मजबूत थी। लेकिन राजनीति सिर्फ आदर्शों से तो नहीं चलती। चुनावी मैदान में उतरना एक अलग ही खेल है। और 1977 में उन्हें अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अक्सर पहली हार किसी का भी करियर खत्म कर सकती है। तो फिर वो 8 साल तक कैसे टिके रहे और 1985 में इतनी शानदार वापसी कैसे की? यहीं पर उनकी वो दृढ़ता काम आई जिसका जिक्र कई लेखों में मिलता है। हार के बाद उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी। वो 8 साल का वक्त एक तरह से राजनीतिक वनवास जैसा था, पर उन्होंने इसका इस्तेमाल जमीनी हकीकत को समझने में किया। वो लोगों के बीच काम करते रहे, संगठन बनाते रहे। वो समझ गए थे कि राजनीति सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि जमीनी पकड़ और धैर्य से जीती जाती है। तो 1985 की जीत कोई तुक्का नहीं थी, वो उन 8 सालों की मेहनत का नतीजा थी। अच्छा। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोकदल के अध्यक्ष बने, लोकसभा पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। और राष्ट्रीय राजनीति में उनका सफर भी काफी अहम रहा। केंद्र में मंत्री पद संभाले। लेकिन मुझे लगता है असली मोड़ 1994 में आया, जब उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। ये सिर्फ एक नई पार्टी बनाना नहीं था, है ना? उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव का दौर था। ये उनसे सीधी टक्कर लेने जैसा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम था। इसे समझने के लिए हमें उस समय के बिहार को देखना होगा। वो मंडल राजनीति का चरम था और लालू प्रसाद यादव MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सत्ता पर काबिज थे। कई विश्लेषण बताते हैं कि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने इसी समीकरण का एक विकल्प, एक काउंटर तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने एक नया सामाजिक गठबंधन बनाया जिसमें गैर यादव पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और सवर्ण जातियां शामिल थीं। यहीं से बिहार की राजनीति के 2 ध्रुवों की असली लड़ाई शुरू हुई। तो समता पार्टी का गठन सिर्फ एक नई पार्टी का जन्म नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत का ऐलान था। तो उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना ली थी। केंद्र में रेल और कृषि जैसे मंत्रालय भी संभाल लिए। पर ऐसा लगता है कि उनका असली लक्ष्य हमेशा से बिहार ही था। तो ये जो दिल्ली से पटना की सत्ता तक का सफर था, ये कैसे तय हुआ?
साल 2000 में वो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, पर असली कहानी तो 2005 से शुरू होती है। बिल्कुल, 2005 का चुनाव बिहार के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, एक बहुत बड़ा मोड़। उस समय राज्य की छवि, आप जानते हैं, कानून व्यवस्था की बदहाली और पिछड़ेपन की थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सुशासन के वादे पर चुनाव लड़ा। और ये शब्द सुशासन उनका राजनीतिक ब्रांड बन गया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने विकास को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। और ये सुशासन सिर्फ एक नारा नहीं था। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उनके शुरुआती कार्यकाल में जमीन पर काम दिखा भी। सड़कों का जाल बिछा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कानून व्यवस्था पर सख्ती की गई, जिससे अपराध दर में कमी आई। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर। स्कूलों में साइकिलें बांटने की योजना, वो तो एक क्रांति थी। हाँ, उसने तो लड़कियों की पढ़ाई में क्रांति ला दी। गांव में लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया। इसी ने उन्हें सुशासन पुरुष की छवि दी। सही कहा। और यही सुशासन पुरुष की छवि उनके सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बन गई। ये एक ऐसा कवच था जिसे पहनकर वो गठबंधन की मुश्किल राजनीति में भी टिके रहे। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे जटिल और शायद सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होता है, गठबंधन की राजनीति का। ठीक है, तो चलिए अब इस हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं। हमारे सामने जो टाइमलाइन है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़। शुरुआत 2014 से करते हैं, जब लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। हाँ, उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन वो एक मास्टर स्ट्रोक भी था। उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, पर रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। और फिर एक साल के अंदर 2015 में वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इससे उन्होंने ये संदेश दिया कि बिहार की सत्ता का केंद्र वही है, चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठे। फिर आता है 2017 का वो फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। 2015 में उन्होंने लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया, बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2 साल बाद ही वो महागठबंधन तोड़कर वापस अपने पुराने सहयोगी एनडीए के साथ चले गए। ऐसा क्यों? इसके पीछे जो आधिकारिक कारण बताया गया वो था भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और नीतीश कुमार का कहना था कि वो अपनी सुशासन की छवि से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसमें एक और एंगल देखते हैं। उनका मानना है कि आरजेडी के साथ सरकार में वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार पर लालू यादव का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। और जब लोगों को लगा कि अब शायद स्थिरता आएगी, तो 2022 में एक और 180 डिग्री का टर्न, वो एनडीए छोड़कर वापस आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन में लौट आए। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कुछ लोग उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की ओर बेइशारा करते हैं कि शायद वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। वजह जो भी हो, इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन है। और फिर इस साल की शुरुआत में 2024 में एक बार फिर पाला बदला, महागठबंधन को अलविदा कहा और वापस एनडीए में आ गए। आखिर इन लगातार बदलावों को वोटर कैसे देखता है? क्या इससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठता? ये सबसे बड़ा सवाल है। आलोचक इसे राजनीतिक अवसरवाद कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे नीतीश कुमार के नजरिए से देखें तो ये राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की रणनीति है। बिहार की राजनीति 2 बड़े ध्रुवों आरजेडी और बीजेपी के बीच बटी हुई है। नीतीश कुमार का अपना एक कोर वोट बैंक है जो उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी तो बनाता है, लेकिन अकेले सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में सत्ता की चाबी उनके पास है और वो इस चाबी का इस्तेमाल उस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए करते हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे स्वीकार करे और उनके विकास के एजेंडे को समर्थन दे। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनकी सफलता का राज सिर्फ राजनीतिक जोड़तोड़ नहीं है? हमारे सूत्र बताते हैं कि जब भी वो पाला बदलते हैं, वो अपने कोर एजेंडे को साथ लेकर जाते हैं। तो वोटर्स को लगता है कि सरकार किसी की भी हो, काम तो नीतीश ही करेंगे। क्या यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है? बिल्कुल, उनकी राजनीति की 2 धुरी हैं। एक है सामाजिक समीकरण साधना, जिसमें वो ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों को अपने साथ जोड़कर रखती हैं, और दूसरी धुरी है विकास की राजनीति। महिला वोटर, जिन्हें साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है, उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है।
क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश सरकार ने उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया है। तो जब भी उन पर अवसरवाद का आरोप लगता है, वो अपने काम को सामने रख देते हैं। उनका मॉडल ये कहता है कि विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार ज्यादा मायने रखता है। और अब 2025 के चुनाव में जीत के बाद वो आज 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनकी नई कैबिनेट में 26 मंत्री हैं, जिनमें 3 महिलाएं और एक मुस्लिम मंत्री भी शामिल हैं। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या इसके पीछे भी कोई गहरा संदेश है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक सधा हुआ सामाजिक संतुलन है। ये दिखाता है कि वो समाज के हर तबके को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार में सभी की भागीदारी है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये उनकी राजनीतिक मजबूती और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ को दिखाता है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद बिहार के एक बड़े वर्ग का विश्वास आज भी उनमें बना हुआ है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक इंजीनियर से लेकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने तक की नीतीश कुमार की कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, दृढ़ता। पहली हार के बाद 8 साल तक जमीन पर टिके रहना। दूसरी, जमीनी समझ, बिहार के जटिल सामाजिक समीकरणों को साधने की कला। तीसरी, एक स्पष्ट ब्रांडिंग, सुशासन पुरुष की छवि को लगातार बनाए रखना और उसे अपने काम से साबित करने की कोशिश करना। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक लचीलापन, मतलब सही समय पर कड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने की क्षमता, भले ही उसकी आलोचना क्यों ना हो। उन्होंने ये साबित किया है कि राजनीति में टिके रहने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि रणनीति और समय की समझ भी जरूरी है। तो ये थी नीतीश कुमार की कहानी, एक ऐसा सफर जो भारतीय राजनीति में धैर्य, रणनीति और समय के साथ खुद को बदलने की एक अनोखी मिसाल है। एक व्यक्ति जो एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर निकला और फिर दशकों तक एक पूरे राज्य की राजनीति का केंद्र बना रहा। हाँ, और ये सफर हम सबके सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या गठबंधन की राजनीति के इस दौर में, जहां किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होता जा रहा है, विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण शासन देने की क्षमता और जनता से सीधा जुड़ाव है? क्या नीतीश कुमार का ये मॉडल, जिसमें लचीले गठबंधन और विकास का एजेंडा शामिल है, भारत की क्षेत्रीय राजनीति का भविष्य है, या ये सिर्फ एक व्यक्ति की असाधारण राजनीतिक समझ और कला का नतीजा है, जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता?